नमस्कार साथियों। अब हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल को कि मौर्यों के बाद क्या हुआ, इसको देखते हैं। सिमुक किस वंश का संस्थापक था। सिमुक जो था ना वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ये सब चीज़ों को रिपीट भी करेंगे, लेकिन अच्छा है कि यहीं पर ध्यान से पढ़ लीजिए। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ये मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र के, अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ पता चल गया कि आंध्र के सातवाहन राजा थे। राजा सातवाहन कहाँ के थे, तो ये आंध्र के थे। सारे सातवाहन राजा कहाँ से संबंधित थे, आंध्र के थे। इनके बारे में लंबी सूची कहाँ से मिलती है, मत्स्य पुराण से। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, ये थी अमरावती। अभी अमरावती किस स्टेट की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सातवाहन काल का सबसे शासक कौन था, ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो था सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, ये 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ में हुआ। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया, ये किया कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है विक्रम और शक संवत में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो ये था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो ये था सातवाहन। अब देखिए मौर्य साम्राज्य जो था ना वो दक्षिण तक प्रसारित था, ये यहाँ से पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ही दक्षिण तक पहुँच गए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, ये किया कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था, तो ये पराजित किया था पांचाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी, तो कुषाण वंश की। चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, ये हुआ 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत जो है वो 57 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है, यानी ईसा के जन्म से भी 57 साल पहले से जो है विक्रम संवत जो है वो एग्जिस्ट करता है, काम में आता है। अब मुझे ये बताइए कि भारत सरकार जो है कौन से कैलेंडर को फॉलो करती है, यानी कौन से संवत को वो फॉलो करती है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे, तो ये चेदी वंश के थे। खारवेल चेदी वंश के संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था, तो वो था डेरियस प्रथम। प्रथम ईरानी शासक था डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, यह बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए था। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है, ये कुषाण शासक पर मिलता है। मातृदेवी उमा का नाम मिलता है कुषाण शासक पर। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए, ये हुविस्क ने चलाए। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए हुविस्क ने। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के चलाए हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है, कनिष्क के। कनिष्क के सिक्कों पर जो है वो महात्मा बुद्ध का अंकन हुआ है। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ, कनिष्क के सिक्कों पर हुआ। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है, तो कार्तिकेय का मिलता है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रांकन मिलता है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है, कार्तिकेय का। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो ये किए कुषाणों ने। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो ये कुषाणों ने जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो ये थे चरक। कनिष्क के जो राजवैद्य थे वो थे चरक। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित थे, ये महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। कनिष्क जो थे वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। महायान में हम लोग जानते हैं कि महायान में जो है ना महात्मा बुद्ध को एक देवता का दर्जा प्राप्त है। किस राजवंश ने हत्या करके सत्या हथियाई और उस जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ। देखिए शुंग वंश जो है ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है ना बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता हत्याई थी। बाद में उस वंश के अंतिम राजा की भी हत्या हो गई और वो सत्ता जो है कण्व के पास चली गई, ठीक है ना। तो मुझे ये बताइए कि किसकी अंत में हत्या, कण्व वंश में का संस्थापक कौन था और कण्व वंश के संस्थापक ने किस शुंग वंश के शासक की हत्या करके गद्दी हथियाई थी, ये मुझे बताइए। भारत के यूनानी शासकों में किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, यह है मीनांडर की। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी आक्रांता हिंद यवन शक सिथियन
पार्थियाई, पहलव, कुषाण, युची, ये सब विदेशी आक्रांता है। अब भारत पर आक्रमण कब हुआ ये भी देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले कौन आए, इसका क्रम है, हिंद यवन सबसे पहले आए, यानी कि कौन था हिंद यवन, तो वो था ना वो सिकंदर। फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, ये सब विदेशी थे लेकिन भारतीय संस्कृति में ये सब घुल मिल गए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। किसने सर्वाधिक सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, तो वो किया विम कडफिसेस ने। कौन था ये, कुषाण शासक था। इसमें भी एक टर्म है कि सबसे ज़्यादा किसने सिक्के जारी किए और सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। चलिए, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थियाई, पहलव, कुषाण, युची, इसका देखते हैं। भारत आगमन कब हुआ, हिंद यवन का 190 ईसा पूर्व में, शक सिथियन का 90 ईसा पूर्व में, पार्थियाई पहलव का 1 सदी ईसा पूर्व में और कुषाण युची का 15 ईस्वी में। मूल स्थान ये हिंद यवन का ये था बैक्टीरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक इसके थे मिनांडर, मिलिंद, साकाल, नहपान जो पश्चिमी भारत में थे। नहपान को हरा दिया था बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। फिर हम लोग देखते हैं पार्थियाई या पहलव, 1 सदी ईसा पूर्व में आगमन होता है। पार्थिया ईरान के थे ये मूल स्थान। इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ना वो था गोंडो फर्नीज और इसका राजधानी था बेग्राम। अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग कुषाण युची को। तो 15 ईसा पूर्व में ये आए थे। ये चीनी और तुर्किस्तान से आए थे। ये कनिष्क इसका सर्वप्रमुख शासक था। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर जो है इस क्षेत्र में इनकी राजधानी थी। तो ये सब महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार और एक लाइन देख लेते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसेस को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा है। ये वैसे सारे फैक्ट्स हैं जो पीछे 20 ईयर्स एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को घोट लेंगे। छोटे छोटे क्लास हैं तो कभी भी आप जब इच्छा करें इसको रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी मैं बहुत कम बातों को खींचता हूँ, बहुत बातों को खींचने से क्या बोरिंग होती है। जो भी वीडियो है उसके लास्ट में ही कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं दूंगा नॉर्मली। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।